हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपका वेलकम है मेरे चैनल रेनबो फिजिक्स बाय मेगा पे। तो स्टूडेंट, क्लास 12 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चल रहा है और सभी को लास्ट के टॉपिक में है जो कि है आपका गॉस थ्योरम। तो स्टूडेंट, इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही रिलेटेड जो टर्म है या रिलेटेड जो थ्योरम है, गॉस थ्योरम है। और अगर कोई मुझसे पूछे कि क्लास 12 के चैप्टर 1 में सिर्फ अगर एक चीज़ पढ़नी है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको गॉस थ्योरम ही बताऊंगी। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, गॉस थ्योरम का डेरिवेशन, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन और उससे बनने वाले बहुत ही खूबसूरत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे आज मेरे इस वीडियो में। आज तो हम सिर्फ गॉस थ्योरम करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो चैप्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम से पहले, जैसे मैंने आपको स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा था, मैंने आपसे क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है किसी भी एरिया से पास होने वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और मैंने जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो टॉपिक आपको पढ़ाया था, तो बिल्कुल लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको मैंने दिया था। मेरा कंक्लूजन क्या था, या मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपको रिजल्ट बताया था। वो रिजल्ट क्या था कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, 3D सरफेस, चाहे वो कैसे भी शेप की है, उससे पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जीरो होता है। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं। और मैंने आपसे एक चीज़ और कही थी, ये ज़ीरो तभी होगा जब उस सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट ना हो। तो स्टूडेंट, इसी को देखते हैं और इसी से हम गॉस थ्योरम की ओर धीरे धीरे कदम रखेंगे। तो स्टूडेंट, चलते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमने यह देखा था स्टूडेंट, लास्ट वाले आपके टॉपिक में, लास्ट वाली आपकी वीडियो में हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, इसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, जा रही हैं, तो हमने ये देखेंगे कि अगर इसके अंदर जो है वो टोटल नेट जो चार्ज है, क्यू नेट जिसे हम बोलेंगे, अगर वो ज़ीरो है तो फ्लक्स भी यहाँ पे क्या होगा? ज़ीरो होगा। नेट चार्ज का मतलब हो सकता है कि इसके अंदर जो चार्ज है, थोड़ा आपके पास यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एक तो +3 कूलम का और एक -3 कूलम का। तो नेट चार्ज कितना हो गया? ज़ीरो। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसके अंदर चार्ज ही ना हो। मैं आपका ये कह रही हूँ कि इसके अंदर अगर नेट चार्ज ज़ीरो है, तो इससे पास होने वाला जो नेट फ्लक्स है वो ज़ीरो होगा। इसका रीज़न क्या होता है या ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसी कंडीशन में जितनी मैग्नेटिक लाइंस और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके इस सरफेस पे आ रही होंगी, उतनी ही आपकी बाहर जा रही होंगी। मतलब नंबर ऑफ एंटरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वल टू नंबर ऑफ एग्जिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एग्जिट करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी तक तो बात क्लियर है। लेकिन सपोज आपकी उस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो ज़ीरो है ही नहीं, कुछ ना कुछ उस चार्ज की वैल्यू है। हो सकता है कि वो वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है वो वैल्यू नेगेटिव हो। तो आप क्या करेंगे? सपोज इसके अंदर जो नेट चार्ज है वो पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा इसमें एक +4 कूलम चार्ज है और एक -2 कूलम चार्ज है या -3 कूलम चार्ज है। तो हमने कहा टोटल चार्ज की बात करो, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? +4 -3 मीन्स 1 कूलम। मतलब ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट है। उस कंडीशन में फाई नेट या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला ज़ीरो नहीं होगा। और वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे कि वो होती क्या है। और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये अपनी भी प्रोड्यूस करेगा। तो सपोज 3 एंटर कर रही है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो 2 इसने प्रोड्यूस करी और जो एग्जिट करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो 5 हो गई। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो एग्जिट कर रही है वो आपकी ग्रेटर देन होगी नंबर ऑफ एंटरिंग लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट, अब सपोज इसके अंदर जो नेट चार्ज है वो माइनस है, माइनस में है, तब क्या होगा? माइनस का कहने का मतलब एक चार्ज आपका -4 कूलम है और एक चार्ज आपका +1 कूलम है। इस कंडीशन में आप टोटल चार्ज निकालोगे तो -3 कूलम आएगा। इसका मतलब नेट चार्ज या नेट जो आपका इसके अंदर चार्ज है
क्लोज सरफेस के अंदर वो नेगेटिव में है, नेगेटिव में है। और आपको पता है नेगेटिव फील्ड लाइंस अपने अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस को क्या करती है, नेगेटिव चार्ज अपने अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस को एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रिक लाइंस को उसकी तरफ जाती हैं। तो होगा क्या, अगर 5 एंटर कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो 2 इसमें चले गई, बच गई 3। इसका मतलब नंबर ऑफ एग्जिटिंग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो लेस देन होंगी एंटरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमने ये देखा कि किसी क्लोज सरफेस से एग्जिट पास होने वाला या किसी क्लोज सरफेस के थ्रू जाने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो तभी होगा जब उस क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो होगा। अगर चार्ज कुछ है पॉजिटिव या नेगेटिव तब ये फाई नेट जो होगा आपका ज़ीरो नहीं होगा। तब फाई नेट क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए ही हम आज की थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम है गॉस थ्योरम। सो स्टूडेंट देखते हैं कि व्हाट इज गॉस लॉ। तो स्टूडेंट आपने ये देखा कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो है वो डिपेंड किस बात पे करेगा कि उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है। और यही थ्योरम, यही जो आपका जो मैं स्टेटमेंट अभी आपका बोला, ये स्टेटमेंट ही आपका गॉस थ्योरम का या गॉस लॉ का। तो गॉस लॉ क्या कहता है आपका, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, सपोज ए क्लोज सरफेस है और इसके अंदर जो टोटल चार्ज आपका है वो क्यू नेट है, तो इसमें पास होने वाला जो फ्लक्स है, इसके थ्रू पास होने वाला फ्लक्स, ये डिपेंड करेगा क्यू नेट पे, ठीक है। या कहीं कहीं पे इसको क्यू नेट को सिग्मा नेट करके भी लिखे रहते हैं, मतलब टोटल फ्लक्स, टोटल चार्ज, सारे चार्जेस को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक हो गया। जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है 1/ε0। देखिए मैंने आपको एप्सिलॉन नॉट बताया था। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसका 1/। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/ε0 आ जाएगा, तो क्यू नेट अपॉन या 1/ε0 इंटू क्यू नेट। यही है आपकी गॉस थ्योरम। क्या है गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, क्या है आपका गॉस लॉ, कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू टोटल नेट चार्ज अपॉन ε0 या 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो याद रखना ये चार्ज कैसा है, ये क्यू नेट चार्ज क्या है, ये आपको क्यू नेट को आप सिग्मा क्यू या क्यू एनक्लोज्ड भी कह सकते हो। एनक्लोज मीन्स ऐसा चार्ज जिसको सरफेस ने अब तक अंदर बंद करके रखा है, सिर्फ हम वही चार्ज लेंगे और यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा वो टोटल फ्लक्स होगा। तो ध्यान देना है कि टोटल फ्लक्स जो है वो होगा 1/ε0 टाइम ऑफ क्यू एनक्लोज। इसको ज़्यादा बेटर तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी को समझ लीजिएगा, इसी को मैं बेटर तरीके से लिख देती हूँ, क्यू नेट ना लिख के इसको मैं क्यू एनक्लोज लिख देती हूँ, ताकि आपको याद रहे कि ये जो चार्ज हम लेंगे वो लेंगे जो सरफेस से बाउंड चार्ज होगा, ठीक हो गया। अब ये जो फ्लक्स है स्टूडेंट, इस फ्लक्स पे आपने देखा था कि फ्लक्स फाई का फॉर्मूला होता है आपका E डॉट ए, वेर E है इलेक्ट्रिक फील्ड, ए है आपका एरिया। लेकिन मैंने कहा था ये तब है जब आपकी सरफेस फ्लैट है, लेकिन जब आप क्लोज सरफेस लोगे तब आपकी सरफेस फ्लैट होगी नहीं, वो उसका शेप इरेगुलर हो सकता है या रेगुलर भी होगा, तो वो फ्लैट सरफेस नहीं मानी जाएगी, आपकी कर्व्ड सरफेस में आएगा आपका। तो फाई का फॉर्मूला मैंने तब बताया था कर्व्ड सरफेस के लिए, वो होगा आपका E डॉट डी ए। कहने का मतलब छोटे एरिया के लिए फ्लक्स निकाल रहे थे, फिर सारे फ्लक्स का इंटीग्रेशन कर रहे थे, मतलब सम अप कर रहे थे। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे रिड्यूस हो गया, फाई नेट के बदले आपने लिख दिया E डॉट डी ए एरिया है और E क्या है, ए क्या है यहाँ पे एरिया या सरफेस एरिया, और E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से या इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E डॉट डी ए आपका आ गया 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q enclosed. This is the final and complete statement of Gauss law. तो है ना बस कल कोई चुटकियों का खेल, कोई बड़ी बात है ही नहीं कि गॉस लॉ होता क्या है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल टू 1/ε0 times of total charge enclosed by that surface, because we can write phi net equal to integration of E dot ds या E dot da. So this is the complete statement या this complete statement of Gauss law. तो समझ में आया होगा आपको गॉस लॉ।
अब स्टूडेंट हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि जो क्यू इनक्लोज्ड होता है, मैंने कहा ये दो केसेस यहाँ पे इसके बनते हैं। या तो क्यू इनक्लोज्ड क्या होता है, हो सकता है कि जो इनक्लोज चार्ज है वो कितना है आपका, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, मतलब टोटल चार्ज जो है नेट चार्ज वो पॉजिटिव है। या फिर क्यू इनक्लोज जो है वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब जो फ्लक्स होगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और एनक्लोज चार्ज नेगेटिव होगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी। तो ये एक क्या हो गया, इसका कंक्लूजन हो गया कि फ्लक्स की वैल्यू जब कब पॉजिटिव आती है और फ्लक्स की वैल्यू कब आपकी क्या होती है, नेगेटिव आती है। एक और इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपने स्टेटमेंट पढ़ा इसमें क्यू एनक्लोज तो वही चार्ज होगा जो अंदर है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सारे चार्जेस की वजह से हुई, चाहे वो बाहर हो या अंदर। छोटा सा मैं आपको समझाना चाहूंगी। सपोज ये वाली कंडीशन है आपकी, ठीक है, आपके पास एक ऐसी क्लोज सरफेस है, इसमें प्लस Q1 चार्ज, प्लस Q2 चार्ज, माइनस Q3 चार्ज, और बाहर भी है प्लस Q4 माइनस Q5 ऐसे। और यहाँ पे हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, गॉस लॉ। तो जो गॉस लॉ है E.dA इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो Q एनक्लोज्ड होगा वो क्या होगा, सिर्फ Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 यही होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे E, ये ड्यू टू ऑल चार्जेस होगा। ऑल चार्जेस मीन्स, ड्यू टू ऑल चार्जेस मीन्स Q1 Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5। तो स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट कभी कभी आपके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी कर सकता है। कि जब आप गॉस लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं तो इसके स्टेटमेंट में आप फ्लक्स देखते हैं, सॉरी इसके स्टेटमेंट में आप टोटल चार्ज देखते हैं, तो टोटल चार्ज हमेशा एनक्लोज चार्ज लेते हैं जो कि 3D सरफेस से घिरा हुआ के अंदर होता है, बाउंडेड होता है, उसी को लेते हैं। लेकिन जो क्यू चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हम सारे चार्ज को इंक्लूड करते हैं, वेदर वो अंदर हो या वो बाहर हो। इसका रीज़न क्या होता है कि जो बाहर चार्जेस होते हैं यहाँ पे, ये जितनी लाइंस इस यहाँ से एंटर करती है, इनकी सपोज 3 लाइन एंटर की तो 3 एग्जिट भी कर जाएंगी इनसे। ऐसा नहीं कि इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आएंगी, इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, लेकिन जितनी एंटर करेगी उतनी क्या करेगी, एग्जिट करेगी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इंक्रीज या डिक्रीज करेगा वो अंदर के चार्ज करेंगे। तो स्टूडेंट कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है जिसका फ्लक्स 0 है, तो क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा? नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। यहीं पे इसी वाले एग्जाम्पल पे अब मैंने कहा कि जो अंदर के चार्जेस हैं वो सब डिसअपियर हो गए, हटा दिए गए, अंदर कोई चार्ज नहीं है, बाहर चार्ज है आपका ऑलरेडी जो था वो है Q5 और Q4। अभी की कंडीशन में देखिए स्टूडेंट, टोटल फ्लक्स जब आप निकालना चाहोगे फाई नेट, वो 1/ε0 इंटू क्यू एनक्लोज होगा, और क्यू एनक्लोज कितना है, 0, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0। लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी वजह से है, इसकी वजह से है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिट कर रही है, लेकिन फ्लक्स क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो इस कंसेप्ट को बड़ी समझदारी से समझना कि जब भी हम गॉस थ्योरम पढ़ते हैं, गॉस लॉ पढ़ते हैं, उसमें जब भी हम चार्जेस लेते हैं तो जो क्यू सिग्मा क्यू लेते हैं हम, या क्यू नेट लेते हैं, नेट चार्ज जो ये वाला टर्म है, हम वो लेते हैं जो आपकी सरफेस के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात आई तो वो हम सारे चार्जेस का कंबाइंड लेते हैं। कहने का मतलब जिसमें आपका क्या है, बाहर के चार्जेस भी आए और अंदर के भी चार्ज आए। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सो स्टूडेंट आपको बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन गॉस थ्योरम से अगर रिलेटेड एसेसन रीजन या फिलिप्स या कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपकी हेल्प करे। एक तो इससे पहले वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। एक चीज़ और, जैसे हमारे पास आपके पास कुछ सरफेसेस है, जैसे मैंने कहा ये आपका स्फेरिकल शेप का है, ये इसके अंदर जो चार्ज है वो क्यू है। मैंने कहा ये आपका रैंडम शेप का है, इसके अंदर जो चार्ज है वो क्यू है। और ये कुछ शेप है आपका, सपोज ये क्यूबॉइड शेप का है,
क्यूबॉइड शेप का है, इसके अंदर जो चार्ज है वो भी क्यू है। अब अगर हमें फाइन नेट निकालना है तीनों केस में, तो ये डिपेंड किस पे करता है, आपको पता है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये पूरी तरह डिपेंड करता है क्यू एनक्लोज्ड पे। तो तीनों केस में क्योंकि क्यू एनक्लोज क्यू है, यहाँ भी क्यू टोटल एनक्लोज चार्ज कितना है, क्यू है, इसमें भी टोटल एनक्लोज चार्ज क्यू है, इसमें भी टोटल एनक्लोज चार्ज क्यू है। इस वजह से सारे केसेस में फाइन नेट की वैल्यू क्या होगी आपकी, सेम आएगी, सब जगह फिर सेम आएगा। 5 1 5 2 5 3 तीनों सेम आएंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब देखो ये इस बात पर डिपेंड, इसका मतलब क्या है कि जब हमें फ्लक्स निकालना है गॉस लॉ की हेल्प से, तो वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि शेप क्या है, साइज क्या है, डायमेंशन क्या है, उस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। सिर्फ इस बात पे भी डिपेंड नहीं करेगा कि इसकी लोकेशन क्या है। सपोज यहाँ पे क्यू चार्ज बीच में है, यहाँ पे क्यू चार्ज इधर है, यहाँ पे क्यू चार्ज एक एंड पे इधर है, तो फ्लक्स हर जगह क्या आएगा, सेम आएगा। इसका समझ में आ रहा है ना कि अगर हमें फ्लक्स निकालना है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्यू एनक्लोज कितना है, सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि शेप किस शेप को हम ले रहे हैं, शेप गॉसियन सरफेस क्या है, वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इस बात पे भी डिपेंड नहीं करेगा कि आपके चार्ज की लोकेशन क्या है। तो ये बात आप बिल्कुल लॉक करके अपने दिमाग में फिट करना। ठीक है। इसके बाद आपने गॉस थ्योरम देखी, आप गॉस थ्योरम समझ में आ रही है ना आपको। अब हम गॉस थ्योरम का एक छोटा सा प्रूफ करते हैं। अगर गॉस थ्योरम आई और इसका आपको डेरिवेशन करना है तो आप कैसे करेंगे। सो स्टूडेंट करते हैं अब गॉस लॉ का प्रूफ, कि गॉस लॉ कैसे प्रूफ करेंगे। गॉस का लॉ का स्टेटमेंट दे दिया है, अब हम आएंगे सॉरी गॉस लॉ के प्रूफ में। तो स्टूडेंट गॉस लॉ का प्रूफ करने के लिए देखिए, सपोज हमारे पास कोई सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, जैसे हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है और यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है, इसके क्यू चार्ज रखा है, ये गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ की है। क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपके निकल रही होंगी, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली, जो कि स्फेरिकल कर ली ताकि कन्वीनियंट रहे आपका थोड़ा सा। ठीक है। अब हमने कहा कि देखिए इस, क्योंकि कर्व्ड सरफेस है, अगर फ्लैट सरफेस होती तो सीधे सीधे फ्लक्स निकालना है तो हमें ई डॉट ए करना पड़ता सीधे सीधे, लेकिन क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है तो हम इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें छोटा सा एरिया लेना पड़ेगा इस सरफेस में, उस एरिया के थ्रू निकलने वाला फ्लक्स निकालना पड़ेगा, फिर उस फ्लक्स को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आपका आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले एक एलिमेंट्री एरिया ले लिया यहाँ पे डी ए, एक एलिमेंट्री एरिया छोटा सा एरिया ले लिया डी ए, और आपको पता है डी ए की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, तो सॉरी, तो ये डी ए आपका ऐसा होगा। क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही होंगी, तो क्यू चार्ज से इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे वो भी यही रहेगी। ठीक हो गया। दूसरी चीज, ये क्यू चार्ज है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सपोज आर है, ये डिस्टेंस आर है, ये पॉइंट पी अगर हम कहते हैं इस पॉइंट को पी, तो पी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस क्यू चार्ज कहें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू क्यू चार्ज, जो कहें, जो हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, या फिर हमसे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी बोलते हैं। ये आपका E की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है E डॉट डी ए। ठीक है, फ्लक्स निकालना है फाई नेट, उसके लिए पहले सबसे पहले डी फाई निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स निकालेंगे जिसको हम डी फाई कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डी ए एरिया, डी ए जो एरिया था उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं जो कि डी फाई होता है। डी फाई जो होता है आपका क्या होता है, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। ई और डी के बीच का एंगल 0 है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये हो गया ई डी ए कॉस ऑफ 0, और कॉस 0 1 हो गया, तो ये हो गया आपका ई डी ए। ये तो हो गया डी फाई। अब आपको पूरी सरफेस के थ्रू निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ये था छोटे से एरिया के थ्रू निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो पूरी सरफेस के थ्रू निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम फाई कहते हैं, वो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, डी फाई। देयरफॉर इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल सरफेस एरिया, पूरे सरफेस एरिया के थ्रू निकलने वाला फ्लक्स फाई, इंटीग्रेशन डी फाई करना पड़ेगा। ठीक है,
बात समझ में आई है ना? हमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस थी। फ्लैट होती तो हमें इंटीग्रेशन करना ही नहीं पड़ता, सीधे सीधे ई डॉट एस लगा देते, ई डॉट ए लगा देते आपका। तो यहाँ पे डी फाई का फॉर्म की हमने वैल्यू रखी ई डी ए, ये वाली, ठीक है। ई की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दी, ई हमने फ्रॉम 1 से पुट कर दिया, तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए। जो जो कांस्टेंट में बाहर आ जाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट था, बाहर आ गया। क्यू कांस्टेंट रहेगा, उसे भी हमने बाहर कर लिया। आर भी चेंज नहीं होगा, उसे भी बाहर कर लिया। बचा सिर्फ इंटीग्रेशन डीए। इंटीग्रेशन डीए का मतलब क्या है? ये आपका स्फेयर है और ये छोटा सा एरिया आपका डीए है। इंटीग्रेशन डीए का मतलब होगा ये छोटे छोटे जितने भी डीए बनाएंगे उन सारे डीए को हम ऐड कर दें, सम कर दें, तो होल सरफेस एरिया आ जाएगा आपका स्फेयर का। और स्फेयर का होल सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है आपका? होल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब डीए की जगह कितना आ जाएगा? ये तो ऐसा ही रहेगा एज इट इज क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, ये कितना आ गया आपका? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। तो इस तरह से आपने गॉस लॉ को बहुत ही आसान तरीके से प्रूव कर दिया। तो गॉस लॉ को प्रूव करने के लिए ध्यान रखना कि अगर हमें फ्लक्स निकालना है किसी फ्लैट सरफेस से, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो हम सीधे सीधे फ्लक्स निकालने के लिए ई डॉट ए करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट जो भी एरिया है और उसकी डायरेक्शन वो लेंगे और बीच के एंगल लेंगे कॉस थीटा, डी ई डॉट ए या ई ए कॉस ऑफ थीटा लेंगे। लेकिन अगर आपकी सरफेस क्या है? कर्व्ड सरफेस है, कोई स्फेयर है, कोई क्लोज सरफेस है आपकी, तो उस केस में आप सीधे सीधे, क्योंकि एक ही सरफेस होती तो हम निकाल लेते। अब बहुत सारी सरफेसेस का कॉम्बिनेशन है, या कोई स्फेयर है, या कोई रैंडम सरफेस है, तो उस केस में अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो हम टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे? पहले छोटा सा एरिया निकालेंगे, फिर उस छोटे से एरिया से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे, फिर उस छोटे से एरिया से निकलने वाले फ्लक्स को इंटीग्रेट कर देंगे पूरे सरफेस के लिए। वही क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बहुत आसान तरीके से आपने इस तरह से गॉस थ्योरम को प्रूव कर दिया। बस इतना पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। एक और फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका आता है 2-3 मार्क्स का आपका ये प्रूफ। तो इसे करिएगा आप रिविजन। आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्वेश्चन पूछने के लिए कमेंट भी कीजिए और कुछ लोगों को इसे शेयर कीजिए। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। मैंने साथ में बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके छोटी छोटी जो ट्रिक्स होती हैं उसके लिए बहुत सारे शॉर्ट्स भी मैं अपलोड कर रही हूँ, आप उनको भी देखिए। ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हैव अ नाइस डे।